पार्ट वन कंप्लीट होने के बाद सेकेंड पार्ट में हमें डिस्कस करना है इन कुछ पॉइंट को वीडिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एज वेल एज स्टोरेज एंड एक अनदर प्रैक्टिस दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होने के बाद पार्ट टू जो शुरू होगा वो वीडिंग से होगा। तो आप में से जिन किसी ने भी पार्ट वन नहीं देखा है तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप पार्ट वन ज़रूर देखें, जहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर और इनके बीच में डिफरेंसेस और साथ ही साथ इरिगेशन के बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स को अच्छे से समझाया जा चुका है। तो फिलहाल अभी का लेक्चर जो है वो वीडिंग से शुरू होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हम पार्ट टू में वीडिंग से शुरू करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन विद द वीडिंग प्रैक्टिस। So what are this practice weeding? So what we are doing? So here as you can see कि हम एक unwanted, ये एक unwanted plant है, क्लियर, जो हमें नहीं चाहिए, है ना, जो प्लांट्स की फर्टिलिटी जो है उसे डिग्रेड करते हैं, फर्टिलिटी पे डिपेंड हो जाते हैं। अब जरा सोचिए, ये आपके यहाँ पर जो आपका यूजफुल प्लांट है, ठीक है, जिसे आप वांटेड प्लांट कह सकते हैं, और ये अनवांटेड प्लांट है। सेम सॉइल से इसे भी न्यूट्रिशंस मिलेगा, सेम सॉइल से इसे भी न्यूट्रिशंस मिलेगा। चलो ये तो चलो पता है कि ये यूजफुल है, लेकिन इसका क्या पर्पस है? इसका मतलब है सॉइल से मिलने वाला न्यूट्रिएंट का यहाँ पर लॉस हो रहा है। सो सिंपली यू कैन से द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो alongside with main crops is called weeding. So weeding is, it means what? Simply as we can define here, a weeding, it is a process, it is a process in which removal, in which removal, और sometimes इसे uprooted भी कहते हैं, uproot, है ना, in which uprooted of unwanted plants grown alongside of useful, okay, useful plant जिसे हम क्रॉप्स भी कह सकते हैं, यूजफुल प्लांट्स ऑफ क्रॉप्स is called weeding। ठीक है, तो होप सो की चीजें क्लियर हो रही है। सिंपल हम ये अपने गार्डन में भी करते हैं, ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, क्लियर। तो ये जो अनडिजायरेबल है, एक्चुअल में ये क्रॉप्स क्या न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, आपके लैंड का एक एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं, एयर्स ले रहे हैं, लाइट, वाटर, एवरीथिंग दे इट कंज्यूमिंग लाइक जस्ट अनदर प्लांट। ये प्लांट्स की फर्टिलिटी को लॉस कर देंगे, दूसरे प्लांट जिसे चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो सिंपली एज वी कैन सी इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स, और ये सारे प्लांट को हम क्या बोलते हैं बेटा? वीड्स बोलते हैं। जो अनवांटेड प्लांट है उन्हें हम वीड्स कहते हैं, क्लियर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होने के बाद हम ये समझेंगे कि क्या वो कॉमन कुछ वीड्स हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। आपके स्क्रीन पर अभी वेलोर्स दिख रहा है, ग्रास दिख रहे हैं, चिनोपोडियम दिख रहा है, क्लियर, और ये बेटा इट्स ओ है ना, इट्स ओ, सो इट्स कॉन्वोव्यूलस भी है, कॉन्वोव्यूलस, ठीक है, जिसे आप अपने जनरल लैंग्वेज में, इसे हम लोग क्या कहते हैं जनरल लैंग्वेज में? हिरनखुड़ी, क्लियर, हिरनखुड़ी, आपने नाम सुना होगा इसका, ठीक है। और चिनोपोडियम को क्या कहा जाता है हमारे इंडियन लैंग्वेज में? मतलब जिसको हम ट्रिवियल नेमिंग सिस्टम कहते हैं, बथुआ कहा जाता है, बथुआ, क्लियर। इवन लोग इसे भाजी भी करके खाते हैं, लेकिन इट इज़ अनवांटेड, क्लियर, आप समझिए। इसी तरह और भी बहुत अलग अलग है। वाइल्ड गोट्स को इंडिया में क्या कहा जाता है? जावी, है ना, जावी। सो दीज आर द वेरियस वीड्स। अगर आपको एग्जामिनेशन में वीड्स के कुछ एग्जाम्पल लिखने आए तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको 2 या 3 आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि इन वीड्स को कैसे रिमूव किया जाए। तो बहुत सारे, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बताया है, ये हमारा मैनुअल हो गया, मैनुअली मतलब हम 1 बाय 1 करके, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। You can say weeds may be removed manually either by uprooting them or by cutting them with the help of like hang fork, khurpa, harrow. These are the tools by which we can uproot, by which we can cut the stems of the weeds. In the next question, what are weedicides?
So we are using weedicides and few herbicides as well. These are what? Herbs as well. तो इन हर्ब्स को किल करने के लिए, जिस तरह आपको याद है पेस्टिसाइड्स यूज किया जाता है, क्लियर, हर्बी, तो इसी तरह बेटा हर्बिसाइड्स भी यूज करते हैं। तो एमसीपीए बहुत फेमस हर्बिसाइड्स है एमसीपीए। तो हर्बिसाइड जो हर्ब्स को किल करते हैं, क्लियर, तो हर्ब्स हो गए। इसी तरह वीडिसाइड्स भी आपको मिल जाएंगे जो वीड को किल करेंगे, क्लियर। 2,4-D बहुत 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 कॉमन वीडिसाइड्स फार्मर्स इंडिया में यूज कर रहे हैं। वीडिसाइड में 2,4-D, ये 2,4-D बहुत कॉमन है। इसी तरह आपको कुछ वीडिसाइड्स के एग्जामिनेशन में आएंगे, सो देयर यू नीड टू नो। क्वेश्चन ये है कि क्या यही सारी चीजें साइड्स और भी चीजें हम यूज कर रहे हैं? बिल्कुल, जैसे इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज होता है जो हमारे क्रॉप्स में लग जाते हैं, है ना। उसके बाद फंगस भी लग जाते हैं बेटा, तो फंजीसाइड्स यूज करते हैं। सिमिलरली रोडेंटिसाइड्स मतलब किसके लिए यूज करते हैं बेटा? यूजुअली रैट के लिए, है ना। रैट हो गए, समटाइम्स स्नेक, क्लियर। अब रैट जहाँ पे होगा वहाँ पे स्नेक आएगा, तो कुछ हमारे ग्राउंड में रैट्स आते हैं, वो हमारी फसल को खराब कर देते हैं, तो उनके लिए रोडेंटिसाइड्स यूज किया जाता है। तो एटलीस्ट इस लेवल की थोड़ा इन्फॉर्मेशन रहेगा तो हम थोड़ा मतलब मोर कंसेप्चुअल हो पाएंगे। चलिए अच्छी बात है। यहाँ तक क्लैरिटी आने के बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। एग्रीकल्चर के बाद हार्वेस्टिंग सिचुएशन है, क्लियर। हार्वेस्टिंग इज नॉट अ बिग डील। अगर आप इसमें चाहेंगे कि सर इसमें कुछ एग्जाम्पल होता, तो चलिए मैं कुछ जो मुझे अभी समझ में आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इंसेक्टिसाइड्स इंडिया में जो यूज होता है बेटा, यू मे ऑल्सो नोट इट डाउन देयर। DDT यूज करते हैं, उसके बाद आपको और क्या, BHC भी यूज किया जाता है, क्लियर। मैलाथियन भी यूज करते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं पता और आपके टेक्स्ट बुक में इतना है भी नहीं, बट आप थोड़ा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। फंजीसाइड्स में बेटा इंडिया में सबसे ज़्यादा सल्फर यूज होता है, सल्फर एज वेल एज सल्फर एंड लाइम सल्फर, ये दो बहुत ज़्यादा इंडिया में यूज होते हैं। मतलब अगर आपने सल्फर भी याद रखा तो सफिशिएंट है। रोडेंटिसाइड्स में इंडिया में यूज करने वाले सबसे ज़्यादा जो होते हैं बेटा वो जिंक फॉस्फाइड यूज होता है, जिंक फॉस्फाइड, क्लियर, एंड वारफेरिन भी यूज होते हैं, वारफेरिन। तो दीज आर द एग्जाम्पल, सो यू मे नोट इट डाउन देयर, जस्ट पॉज द pause button and then note it out there, then let's go ahead. So I was talking about harvesting, clear। हार्वेस्टिंग क्या है? ये टाइम है जब आपका क्रॉप कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है। इट हैज टू बी अपरूट, है ना, इट हैज टू बी अपरूटेड, इट हैज टू बी गैदर्ड। सो सिंपली यू कैन से, सो व्हाट इज हार्वेस्टिंग? ये भी एक प्रोसेस है बेटा। इट इज द प्रोसेस in which cutting and gathering, कट करके एक जगह आपको गैदर करना है, कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर्ड क्रॉप, जो क्रॉप आपके मैच्योर्ड हो गए हैं, ऑफ मैच्योर्ड क्रॉप। कितना ईजी है ना बेटा समझना। मैच्योर्ड क्रॉप इज नोन एज हार्वेस्टिंग। कितना ब्यूटीफुल है हार्वेस्टिंग। मतलब एक चीज है, एक क्रॉप है जो कि ग्रो हो रहा है, मैच्योर हो गया, आप उसे कट कीजिए, यूजफुल पार्ट ऐसे बहुत सारे लेंगे, आप उसे गैदर कर लीजिए, और यही करते भी हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हार्वेस्टिंग। द कटिंग डाउन ऑफ मैच्योर्ड प्लांट एंड गैदर्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, है ना, फॉर द थ्रेसिंग एंड विनोइंग प्रोसेस इज सेड टू बी हार्वेस्टिंग। सिंपल, क्लियर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होने के बाद आप हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स को यहाँ पे देख सकते हैं। ये गैदरिंग कर रहे हैं यहाँ पर लोग, है ना, इसे वो गैदर कर रहे हैं और वो कटिंग कर रहे हैं। सिमिलरली अब तो खैर कुछ मशीनरीज भी आ गई हैं इनके लिए, क्लियर, हार्वेस्टिंग के लिए, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर, है ना। द प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग इज डन बाय अ मॉडर्न मशीनरीज दैट कॉल हार्वेस्टर, TER, हार्वेस्टर। सो इज इट क्लियर? सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अबाउट थ्रेसिंग। वेल, व्हाट इज द थ्रेसिंग? थ्रेसिंग क्या है? आप अगर हार्वेस्ट कर लिया है आपने, तो जाहिर सी बात है ये हार्वेस्ट के बाद जो आपको मिल रहा है, दो चीज़ें मिल रही है, ग्रेन मतलब वो फूड पार्टिकल प्लस चाफ, ग्रेन और चाफ। सिंपल यू कैन से द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग। अब इन दोनों ही को सेपरेट करना है। सो वी आर गोइंग टू डील हियर विथ, तो इन दोनों को, ग्रेन को चाफ से अलग करना है, ये प्रोसेस थ्रेसिंग कहलाता है। लेकिन अगर ये कोई मशीनरी कहती है तो उसे हम लोग करती है तो उसे हम थ्रेशर कहते हैं। सो व्हाट इज थ्रेसिंग?
थ्रेसिंग इट मीन टू, अब देखो इसे तो कट करने के बाद, जब हम हार्वेस्टिंग करने के बाद जब हम उसे लेकर आएंगे, तो ये जो प्रोसेस किया जा रहा है बेटा, है ना, इसे हम लोग बोलते हैं थ्रेसिंग. सो सिंपली व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ, यू कैन से इट इज द प्रोसेस in which, try to understand, in which separating in which separating the grain in which separating the grain from the harvested stalks, है ना. जो पार्ट हार्वेस्ट हो जाएगा, हार्वेस्टेड स्टॉक्स होंगे. स्टॉक मतलब वही जो क्राउडेड पार्ट था, जो गैदर्ड किया गया था, है ना. स्टॉक्स इज नोन एज हार्वेस्ट थ्रेसिंग. सो क्या है बेटा, हम सेपरेट कर रहे हैं. क्वेश्चन है कि सर किससे सेपरेट कर रहे हैं? बेटा ग्रेन को चाफ से सेपरेट कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब इस चीज को तो हम लोगों ने चलो देख लिया. अब ये प्रोसेस जो है, हार्वेस्टिंग जो है, कभी ग्राउंड में या वॉकिंग ओवर देम करके, मतलब कि खुद उसके ऊपर चल कर किया जाता है. ये मतलब ओल्ड टेक्निक है ना, जो ब्लॉक्स वगैरह. लेकिन आज की डेट में ये जो प्रोसेस होता है, विनोइंग भी एक प्रोसेस है. लेकिन जिस प्रोसेस को मैंने आपको बताया है कि अगर ग्रेन को यूजुअली समझ के लेना, ग्रेन को अगर आपने स्टॉक से सेपरेट किया है, तो ये प्रोसेस यूजुअली आज के डेट में सिर्फ थ्रेसिंग कहलाता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलिए मैं आपको ज़्यादा और क्लियर करता हूँ. थोड़ा यहाँ पे समझ के देखिए, ये थ्रेशर है बेटा, ये जो प्रोसेस है दैट इज थ्रेशर, है ना, दैट इज डन बाय. यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ. आप देखिए ये वाला पार्ट क्या है बेटा, हार्वेस्टेड पार्ट है. आपने इसे क्या किया, मतलब ये मैच्योर्ड पार्ट है, आपने इसे कट करके ले आए. ठीक है. अब देखो हार्वेस्ट का ये जो पार्ट है, इसे ही हम लोग बोलते हैं स्टॉक, मतलब ये जो स्टिक है, क्लियर, ऐसे इसे हम लोग बोलते हैं स्टॉक. स्टॉक से समझ के लेना, स्टॉक से ये जो फूड ग्रेन प्लस चाफ है, ये इसमें क्या है बेटा, फूड ग्रेन, है ना. मैं सिंपली ग्रेन भी लिखता तो चलता, फूड ग्रेन प्लस चाफ है. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज. फूड ग्रेन प्लस चाफ है, मतलब स्टॉक से आप इसे स्टॉक से अलग कर रहे हो, है ना. स्टॉक से फूड ग्रेन और चाफ को अगर अलग करोगे, तो ये वाला प्रोसेस जो है दैट इज थ्रेसिंग. ट्राई टू अंडरस्टैंड. यही थ्रेसिंग अगर मॉडर्न टेक्निक से किया जाता है तो इसे हम लोग थ्रेसर बोलते हैं. यहाँ पे लोग, है ना, ट्रेडिशनल यूज कर रहे हैं. लेकिन क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज विनोइंग, तो फिर विनोइंग क्या है? तो मैं अब आपको बता दूं कि विनोइंग में आप खुद देखिए, चाफ भी है किसके साथ बेटा, ग्रेन के साथ. और अगर चाफ को, मतलब उसके ऊपर के जो छिलके हैं, है ना, एपिडर्मिस जो है, उसको अगर आपने ग्रेन और चाफ को सेपरेट किया, ग्रेन को अगर चाफ से सेपरेट किया, सो दैट इज विनोइंग. सो डू नॉट फॉरगेट, दीज टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ये चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए. So what is winnowing? You can say the process of separating the grain from the chaff is called winnowing. But what is threshing? The process of separating the stalk from the harvested or matured crops is called threshing. If it is done with the help of modern techniques, machineries, that we say thresher, otherwise traditional method that we have. Hope so कि threshing और winnowing आपका clear हो चुका है. Clear? Come to the next point and the last point, that is storage. So what we have to do in storage? अब जब चीज़ें हार्वेस्ट हो गई हैं, विनोड हो गई हैं चीज़ें, अब तो हमें स्टोर करना पड़ेगा. क्लियर? वो स्टोरेज कैसे होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, स्टोरेज कैसे होनी चाहिए. तो बेटा वो स्टोरेज जो होनी चाहिए, जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो ड्राई स्टोरेज भी होना चाहिए. आज की डेट में हम लोग 2 टाइप की स्टोरेज यूज़ करते हैं. आपने नाम सुना होगा, शहर में 2 टाइप की स्टोरेज होते हैं. एक तो कोल्ड स्टोरेज होता है बेटा, और दूसरे जो होते हैं ड्राई स्टोरेज होते हैं. ये देखो, कोल्ड का वार्म मत कर देना, है ना, ड्राई का वेट मत कर देना. सो दिस वन इज व्हाट, कोल्ड स्टोरेज. जैसे इसमें फ्रूट्स वगैरह यूजुअली रखा जाता है. ड्राई स्टोरेज में बेटा फूड ग्रेन्स रखे जाते हैं, जैसे वीट वगैरह. तो ड्राई स्टोरेज में एक्चुअली जो सब्सटेंसेस रहते हैं वो नॉन पेरिसेबल रहते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिख दिया है यहाँ पर, नॉन पेरिसेबल. अभी आपको समझाता हूँ क्या. नॉन पेरिसेबल फूड मटेरियल जो रखे जाते हैं, कहाँ पे रखे जाते हैं बेटा, ड्राई में. अब आप लोगों को मैं समझा देता हूँ कि ये चीज़ें हैं क्या, मतलब इस चीज़ को समझना पड़ेगा, है ना. सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए कि मैंने ये वर्ड क्या लिखा है, नॉन पेरिसेबल. बेटा नॉन पेरिसेबल वो है मटेरियल जिनमें
कोई स्पॉइल नहीं होगा, विच डू नॉट गेट स्पॉइल, है ना, क्योंकि इसको मॉइस्चर में भी रखो, विच डू नॉट गेट स्पॉइल। अगर आपने इसे रूम टेम्परेचर पे बहुत लॉन्ग टाइम तक रखा, है ना, इवन आफ्टर, मैं इसे लिख देता हूँ, आप लोग भी नोट कर लेना, इवन आफ्टर, सॉरी मैं यहाँ से नोट करूँगा बेटा, पेरिसेबल का मतलब मीनिंग क्या होता है, यहाँ से ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। इवन आफ्टर कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम एट रूम टेम्परेचर, जो मतलब जो अभी आपका टेम्परेचर है, इट डज नॉट गेट स्पॉइल्ड, खराब नहीं होगा, क्लियर, इट डज नॉट गेट स्पॉइल्ड। इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएंगे, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल की तरह थ्रू ही आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे क्या आएगा बेटा, वेजिटेबल्स ड्राई में, है ना, फ्रूट्स, क्लियर, ये भी सब, सॉरी फ्रूट्स तो नहीं, फ्रूट्स के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, चीज़ों को समझ के लेना, ये राइट इट अ लिटिल मिस्टेक। सो बेटा यूजुअली क्या रखोगे इसमें, सब ड्राई क्या रखोगे, वीट रखना है आपको, वीट फ्लोर रख सकते हैं, फूड ग्रेन्स रख सकते हैं, जितने भी ग्रेन्स है लाइक पीस, ओके, स्पाइसेस, है ना, मसाले वगैरह, और क्या रखोगे, एंड शुगर, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ है जहाँ पे पेरिसेबल रख सकते हैं आप, पेरिशेबल। आपके मन में क्वेश्चन होगा, अच्छा जब ये स्पॉइल नहीं हो रहा है रूम टेम्परेचर, तो इसका मतलब ये स्पॉइल हो सकता है, तो आप सही समझ रहे हैं, है ना, यू कैन इजीली कैन गेट स्पॉइल्ड एट रूम टेम्परेचर। बेटा मैं RT लिख देता हूं तो आप लोग समझ जाना, ये रूम टेम्परेचर मैंने लिखा है। अब क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल के बिना कैसे समझेंगे, तो जो अभी मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा था, लाइक क्या लिख रहा था, फ्रूट्स, क्लियर, वेजिटेबल, है ना, किचन में देखिए हमारे रेफ्रिजरेटर में ही रखा जाता है, मतलब एक पेरिसेबल है, जब मतलब कि कोल्ड स्टोरेज है, क्लियर, आप समझिए। उसके बाद लोग क्या क्या रखते हैं, मिल्क प्रोडक्ट रखते हैं, लाइक बटर एंड मिल्क एक्सेट्रा। तो होप सो चीजें क्लियर हो रही है, पेरिसेबल और नॉन पेरिसेबल। चलो बहुत अच्छी बात है। इतना क्लियर होने के बाद अब तो आप क्वेश्चन है कि सर अगर बहुत ज़्यादा रहा तब कहाँ पे रखेंगे, तो बेटा बहुत ज़्यादा अगर रहा तो ड्राई स्टोरेज के लिए हम लोग सीलोज वगैरह यूज़ करते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीलोज। ये यूजुअली अब तो खैर इतना ज़्यादा होने लगा कि कोल्ड और ड्राई दोनों ही इस साइज में आने लगे एक बड़े वॉल्यूम को रखने के लिए। तो क्वेश्चन क्या है कि सर एडवांटेज क्या होनी चाहिए एक कोल्ड स्टोरेज को रखने के लिए, एडवांटेज क्या होनी चाहिए, तो मैं आपको कुछ एडवांटेज बता रहा हूँ। यू कैन से इट प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट इंक्रीज द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड मटेरियल, आज का है तो 6 महीने के बाद तक रख सकते हैं। इट हेल्प्स इन अवेलेबिलिटी ऑफ सीजन, क्लियर, लाइक फ्रूट्स। अभी मैंगो नहीं है, अभी मतलब मैंगो का सीजन नहीं है, लेकिन फिर भी मिलेगा आपको, क्यों, कहीं ना कहीं ये स्टोर्ड है, कहीं ना कहीं ये प्रिजर्व है, क्लियर। यू कैन सी इट मेक्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल्स इजियर वेयर देयर इट इज नॉट अवेलेबल। जैसे कश्मीर वगैरह में मैंगो वगैरह के नहीं होते प्रोडक्शन, लेकिन भारत के दूसरे हिस्से से तो जा सकते हैं ना, लेकिन कैसे जाएंगे अगर उसे स्टोर नहीं किया जाएगा तो, क्लियर। तो आप चीज़ों को समझिए ज़रा। वेल, तो होप सो कि हमारा ये एग्रीकल्चर पोर्शन खत्म हो गया है। आपके चैप्टर के लास्ट सेगमेंट पे एनिमल हस्बेंड्री एक टॉपिक है, बस इसको समझाया गया है। इसका ब्रीफ डिस्कशन 9th स्टैंडर्ड में है, लेकिन फिलहाल आपने इस चीज़ को समझना है कि है क्या एनिमल हस्बेंड्री। बस ये एक ब्रांच है समझ के लो, ये भी एक ब्रांच है एग्रीकल्चर का। इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, इट इज अ branch of agriculture in which समझ के लेना, in which deals with, कि क्या क्या डील्स करते हैं बेटा, in which deals with management, क्या क्या डील करते हैं, मैनेजमेंट, उसके बाद ब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्शन, ब्रीडिंग, उसके बाद और क्या, एनिमल्स का फीडिंग, क्या खिला रहे हो आप, फीडिंग, उसके बाद और क्या बेटा, वीडिंग, क्लियर, वीडिंग, एंड केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इज कॉल्ड
इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। इजी है ना बेटा, एनिमल हस्बेंड्री। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये भी एग्रीकल्चर, आप देखे होंगे बहुत सारे फार्मर्स ही ये प्रैक्टिस करते हैं, तो इस वजह से एग्रीकल्चर का पार्ट हो गया है। सो इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इन विच वी डील विथ मैनेजमेंट, ब्रीडिंग, फीडिंग, वीडिंग एंड केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, है ना, फॉर टू पर्पस। सिर्फ दो ही पर्पस होता है बेटा, या तो आप उसे फ्लैश के लिए रखते हो, मतलब उसके मांस के लिए, या फिर उसके एग के लिए, मतलब वो इसी में आ जाता है, या फिर एक प्रोसेस क्या है, या तो फिर उसे मिल्क के लिए। तो इस वजह से जो एनिमल्स हमारा मिल्क के लिए पर्पस होता है उसे हम लोग मिल्क एनिमल कहते हैं, और अदरवाइज फ्लैश के लिए। आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। मतलब एक ऐसे एनिमल्स को रखना जिससे ये दो चीजें मिले, फ्लैश और मिल्क। हम ऐसे एनिमल्स और इस प्रैक्टिस को, उसको रखना, उसका देखना, उसके रिप्रोडक्शन, उसका रख रखाव, एवरीथिंग दैट वी हैव टू मैनेज, दिस मैनेजमेंट इज कम्स अंडर द ब्रांच ऑफ वन ऑफ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इज टर्म्ड एज एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ पर प्रॉपर फीडिंग एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, उसके वेंटिलेशन, शेल्टर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये सारे प्रैक्टिसेस आ जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे ये आपको डेयरी एनिमल से दिखेंगे, है ना, गोट, फ्लैश एनिमल्स में आ जाते हैं। चीज़ें क्लियर हो रही हैं। शेप आपको इससे मिल्क भी मिल जाएगा, और इसके कॉटन्स के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर। इसके बाद फिश फार्मिंग, फ्लैश के लिए यूज़ किया जाता है। पोल्ट्री, एग के लिए यूज़ किया जाता है, फ्लैश के लिए, दोनों ही के लिए। क्लियर, बिग। तो यहाँ पे एग है, और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप चीज़ों को समझ के लें। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर और ये चैप्टर होता है ओवर। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए आप कोई भी डाउट हो, कोई भी हो, आप सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर